ਟੱਬਰ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਗੱਜਦੇ ਗੱਜਦੇ ਨੇ ਗੱਜ ਗੱਜਦੇ ਨੇ ਗੱਜ ਗੱਜਦੇ ਨੇ ਗੱਭਰੂ ਗੱਜਦੇ ਗੱਜਦੇ ਨੇ ਗੱਜ ਗੱਜਦੇ ਨੇ ਗੱਜ ਗੱਜਦੇ ਨੇ ਗੱਭरू। नमस्कार, शाश्वत टाइम्स में आपका स्वागत है। खास कार्यक्रम में आज मेरे साथ एक ऐसी मेहमान जुड़ी हुई हैं, उन्हीं की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। जाहिर सी बात है, संघर्ष बहुत बड़ा है और अभी हाल में ही इंडिया टीम वुमेन्स टीम की कैप्टन मिताली राज के ऊपर एक मूवी बनी, लेकिन वो मूवी नहीं थी सिर्फ, क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज था समाज के उन लोगों के ऊपर जो लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं और उन लोगों के लिए भी कि वुमेन्स क्रिकेट उनके लिए इतना महत्व नहीं रखता है, क्योंकि अब पता चल रहा है कि क्रिकेट का वुमेन्स क्रिकेट का स्टैंडर्ड कितना बढ़ चुका है। लेकिन संघर्ष बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मूवी जिस तरीके से उसको फीडबैक मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि संघर्ष जो है वो खुलकर देखने को मिला है लोगों को, और कहीं ना कहीं अब उसी की रिस्पेक्ट जो है लोग भी कर रहे हैं। लेकिन आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं उनकी तारीफ मैं इसी बात से करूँगा कि वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, क्रिकेट के साथ साथ कमेंट्री भी की है, आज सेलेक्टर कमेटी की सदस्य भी है, सिलेक्शन कमेटी की, और संघर्ष बहुत कड़ा रहा है। 1997 में अपने क्रिकेट की शुरुआत करी। मैं आपको बता दूं, कानपुर से मेरे साथ अलका सिंह जी मौजूद हैं और जिन्होंने बहुत संघर्ष देखा है, और ये वही टाइम पीरियड था तब मिताली राज, झूलन गोस्वामी, बहुत बड़ी बड़ी सारी वुमेन्स क्रिकेटर जो थी संघर्ष कर रही थी, उन्हीं में से एक अलका सिंह भी हैं। अलका जी, आपका शाश्वत टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मूवी को जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है वुमेन्स क्रिकेटर के लिए, और कहीं ना कहीं अब ये स्टैंडर्ड सेट कर रहा है वुमेन्स क्रिकेट के लिए कि आज कहाँ पर पहुँच चुका है वुमेन्स क्रिकेट। जी बिल्कुल, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज एक महिला क्रिकेटर के ऊपर एक फिल्म बनी है जो कि अभी तक बन जानी चाहिए थी, जो कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं क्रिकेट में महिला क्रिकेटरों के, कि उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया है कि उनको भी मिलना चाहिए था। बट लेकिन खुशी है कि मिताली के ऊपर बनी है, और मिताली चूँकि डिज़र्व भी करती है, बहुत अच्छी कैप्टन रही है, बहुत सारे मैचेस खेले हैं और भारत को बहुत कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, और रोल मॉडल हैं वीमेंस क्रिकेटर्स की। और आज इस मूवी को देखने के बाद महिला क्रिकेट में जो उछाल आएगा वो शायद आने वाले टाइम में हम सब देखेंगे, और हर एक पेरेंट्स अपनी लड़कियों को ये मूवी दिखाएं, और जिससे मोटिवेट हो रहे हैं बच्चे। और चूँकि मुझे जैसे सुनने को मिल रहा है रिस्पांस अच्छे आ रहे हैं, मूवी ने बहुत बड़ा कारोबार भी किया है, और जो एक्टिंग की है तापसी पन्नू ने बिल्कुल मिताली राज को कॉपी किया है, और मिताली सच में बहुत ही अच्छी क्रिकेटर थी, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि मैं कभी उनके साथ खेल चुकी हूँ और मैं भी उस विमेंस क्रिकेट का हिस्सा हूँ, और मेरे हाथ में मतलब क्रिकेटरों का भविष्य है। और एज सेलेक्टर मुझे खुशी है कि मेरी भी किसी ऐसी सिलेक्शन की हुई लड़की के ऊपर मूवी बने। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन मैं आपसे आपका संघर्ष कैसा रहा उससे पूछने से पहले मैं मिताली राज के लिए एक चीज़ और भी कही जाती है, क्योंकि बहुत लंबा इंटरनेशनल करियर रहा है। अगर हम मेंस क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर हो गए, सौरव गांगुली हो गए, तो इन लोग का लंबा पीरियड रहा है। लेकिन वुमेन से ये एक्सपेक्टेशन नहीं होता है लोगों को कि एक महिला भी इतनी लंबी क्रिकेट खेल सकती, क्योंकि फिटनेस का इशू बड़ा होता है। तो आपने बहुत नज़दीक से देखा है, तो क्या कहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस अपने आप को मेनटेन किया, क्योंकि एज फैक्टर भी कहीं ना कहीं क्रिकेट में आता है। बिल्कुल, मिताली शुरू से ही बहुत एनर्जेटिक और बहुत अच्छी क्रिकेटर रही हैं, और मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है कि आई थिंक 16 साल की एज में ही उन्हें कैस्ट्रॉल पुरस्कार मिला था, और उसमें राहुल द्रविड़ को भी कैस्ट्रॉल पुरस्कार मिला था। तो 16 साल की एज में अगर आप एक वीमेन को कैस्ट्रॉल पुरस्कार मिल रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे प्ले कर रही हैं, तो दैट मीन्स, और आज की डेट में मिताली ने अपने आप से ही क्रिकेट छोड़ा है। फिटनेस का कोई भी इशू नहीं था, वो उनका अपना फैसला था कि जो है अब क्रिकेट उन्हें नहीं खेलना है। तो आज भी वो क्रिकेट अच्छा ही खेल रही थी मेरे ख्याल से, तो इशू कोई भी नहीं है। लेकिन वो लगन, मेहनत और वो जज्बा, मतलब अगर एक क्रिकेटर में है तो वो कभी बुढ़ा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, डेडिकेशन शायद यही होती है। एक चीज़ और भी मैं जानना चाहूँगा कि आज 2022 चल रहा है, और अगर मैं उस 2000 के पहले की बात करूँ तो तब में और अब के क्रिकेट में कितना फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है। मेंस का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, और बट वीमेंस क्रिकेट में बहुत सारा फ़र्क आया, बिकॉज़ पहले वीमेंस क्रिकेट जो है वो एक अलग बॉडी हुआ करता था, वो बीसीसीआई के अंडर में नहीं था। और
2006 में बीसीसीआई ने टेक ओवर किया विमेंस क्रिकेट को, तब से हालात सुधरे, क्योंकि पहले महिला क्रिकेटरों को अपने पास से ही सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इवन मतलब टिकट्स नहीं हुए तो अपने पास से टिकट्स अपने खुद के, जैसे अभी जो 83 मूवी आई थी तो उसमें जैसे दिखाया कि अपने पास से बहुत कुछ अफोर्ड करना पड़ता था, नई व्यवस्थाएं नहीं थी, तो ये उस वक्त की बात है, 2000 के वक्त की बात। जी बिल्कुल, उस समय क्योंकि ऐसी कोई बॉडी नहीं थी जो हमें इतना सपोर्ट करती, तो क्रिकेट चूँकि एक मतलब हमारा विमेंस क्रिकेट का एक अलग बॉडी थी, तो इतना फंड्स थे ही नहीं, ना ही कोई ऐसा स्पॉन्सर्स थे, तो क्रिकेट होता था। और ये अच्छी बात है कि क्रिकेट होता था, और उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन मज़ा बहुत आता था, क्योंकि आज की डेट्स में बीसीसीआई ने हमें बहुत फैसिलिटीज़ दी हैं। विमेंस क्रिकेटर भी फ़्लाइट से ट्रैवल कर रही हैं, उनको मैच फीस मिल रही है, क्लोथिंग्स मिल रही है, और बहुत सारी सुविधाएँ मिल रही है। फिजियोथेरेपिस्ट है, उनके पास ट्रेनर्स हैं, बट हम ट्रेनर और फिजियोथेरेपिस्ट जानते ही नहीं थे क्या होता है, हम सिर्फ कोच और मैनेजर को जानते थे। बट क्रिकेट अच्छा होता था, तो इस बात की खुशी है कि ठीक है, हम लोगों का शायद किया हुआ या तब इतना अच्छा किया कि आज के बच्चों को अगर वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो उसमें मुझे कोई वो नहीं है। और एज वुमेंस क्रिकेटर मैं खुश हूँ अपने करियर से। बिल्कुल। आज भी लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि वक्त बदल चुका है, जाहिर सी बात है, लेकिन बहुत सारी बच्चियां हैं जो क्रिकेट खेलना चाहती हैं, और आते तो हैं, जब वो फील्ड में उतरते हैं बहुत सारे सपने लेके आते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी मूवी बनी है, चाहे मिताली राज की हो या सचिन जी पाजी के ऊपर बनी हो या धोनी के ऊपर बनी हो, 2 घंटे के अंदर आप किसी के संघर्ष को नहीं, वो कोशिश करते हैं वो लोग, लेकिन नहीं होता है वो। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप उनको कहना चाहेंगे, किन किन चीज़ों को आपने फेस किया, क्योंकि आपने 97 में खेलना शुरू किया जब वुमेंस टीम का मेरे ख्याल से वजूद ही नहीं था, स्टार्टअप था वो कि हाँ वुमेन्स कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, और उनको कहीं ना कहीं उस समय बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उनको बोला जाता था कि आप कमज़ोर हो, आप बैठ जाओ, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। लेकिन अब बदल गई चीज़। यस, ये सारी चीज़ें तो फेस की हैं, क्योंकि वीमेंस की प्रैक्टिस के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और मैं बहुत ही मतलब शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद कहना चाहूँगी जो अब इस दुनिया में नहीं है, दिनेश मिश्रा जी। कानपुर क्रिकेटर्स बहुत बड़ा क्लब था हमारे कानपुर का, और बहुत सारे रणजी प्लेयर्स निकले हैं वहाँ से, तो उनकी वजह से उन्होंने वीमेंस को फ्री कोचिंग के लिए बोला कि मतलब हम कराएंगे, आप आ जाओ। हम लोग वहाँ पे जाते थे, फ्री कोचिंग मिलती थी। बट उस समय गर्ल्स 3 या 4 होती थी एक एकेडमी में, तो उसमें हम लोग का इश्यू होता था, हम लोग के मैचेस नहीं हो पाते थे। तो सर ने ये बोल रखा था वहाँ के बॉयज़ को कि हर टीम में एक एक लड़की को डालेंगे और संडे संडे हम मैच खेलेंगे। बट लड़कों को नागवार गुजरता था कि लड़की उनके साथ खेले, क्योंकि कभी अगर गलती से भी वो आउट हो गए तो उनको बहुत एम्बरेस लगता था, बहुत बुरा फील होता था। लड़के नहीं चाहते थे कि हम खेलें, बट हम भी डटे हुए थे कि हमें खेलना है, और प्रैक्टिस के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते थे कि कहीं पे प्रैक्टिस मिल जाए, यहाँ पे बहुत अच्छी हो रही है। तो ये सब संघर्ष रहे हैं, और उसके साथ ही फिर हम आगे बढ़े, प्रैक्टिस भी की और अपने हक को लिया, छीना कि नहीं हमें भी प्रैक्टिस करनी है। तो कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाता है जो आपको करवाए, और क्योंकि एक्सपेंसिव गेम है और बहुत सारे जो बैच है 3-4 हज़ार का तब भी आता था, उससे कम नहीं आता था। तो अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे तो कुछ सीनियर्स की मदद लेते थे कि कुछ हमको सामान मिल जाए, कहीं से बॉल मिल जाए, कहीं से। तो इस तरह से अरेंज कर करके हम लोगों ने क्रिकेट खेली है। अगर एक किट बैग हो तो एक किट बैग में 2-3 लड़कियों ने शेयर कर लिया, इस तरह से हम खेलते थे। तो वैसे ही हमारा रहा है। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया है क्रिकेट तो ऑलमोस्ट है, ये तो अपना एक डेडिकेशन होता है। आइडियल कौन था आपका कि लगा कि यार मुझे भी क्रिकेट खेलना और ऐसा बनना है, कौन था उस वक्त? उस समय मैं किसी महिला क्रिकेटर को नहीं जानती थी, और मेंस क्रिकेट देखती थी, मुझे अच्छा लगता था। और ज़्यादातर घर के आसपास जो बॉयज़ खेलते थे उनके साथ क्रिकेट खेलती थी। तो मैं जिस समय स्पोर्ट्स में थी ना, बाकी स्पोर्ट्स खेलती थी अपने स्कूल में, बट क्रिकेट एक अलग ही था चार्म की, उसके लिए मुझे थकान नहीं होती थी। तो जब मुझे ऑफ़र मिला कि क्रिकेट होता है लड़कियों का, यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, तो मैं जाने लग गई। जब मैं वहाँ बॉयज़ को देखती थी तो मुझे लगता था कि ये इतना अच्छा खेल सकते हैं, इतने हाई कैचेस पकड़ सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो हम लोग वहाँ पे खेलते थे। फिर जब धीरे धीरे हम खेलने लग गए तो मैंने, जैसे कि हमारे कानपुर से बहुत बड़ा नाम है नीतू डेविड जी, जो आज इंडिया चीफ सेलेक्टर हैं और हमारे कानपुर से बिलोंग करती हैं और बहुत ही अच्छी हैं, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर थी। तो मैं उनसे थोड़ा इंस्पायर्ड हुई, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरी इंस्पिरेशन बन सकती है, क्योंकि मैं लेफ्ट आर्म हूँ और मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। और जनरली जब भी नीतू दी से मुलाकात हुई, उन्होंने काफ़ी हम लोगों को समझाया, सिखाया। और हेमलता काला दी जो कि इंडिया चीफ सेलेक्टर रह चुकी हैं,
और अभी भी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी हुई हैं, वो भी एक तरीके से मेरी रोल मॉडल रहीं। फिर उसके बाद जब हम क्रिकेट खेलना मैंने शुरू किया तो मैं अंजुम चोपड़ा दी से मिली। अंजुम चोपड़ा तो बहुत बड़ा नाम उस समय हुआ करती थी, क्योंकि इंडिया टीम की कप्तान भी थी वो उस समय करंट में। तो मुझे एयर इंडिया से ऑफ़र मिला कैंप करने का, तो अंजुम दी के साथ कैंप करने का तो वो मेरा बहुत बड़ा सपना था, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडियन प्लेयर्स ही थी वहाँ पर। तो फिर मैंने वहाँ पर अंजुम दी के साथ जब खेला तो मुझे लगा कि नहीं, मैं मतलब मुझे भी इस जगह पे पहुँचना है, क्योंकि उस समय एयर इंडिया वगैरह बहुत बड़ी टीम्स हुआ करती थी, उनके पास बहुत फैसिलिटीज़ थी, वहाँ की गर्ल्स को बहुत फैसिलिटीज़ देते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे को भी मतलब इंडिया लेवल पे पहुँचना है, इतना बड़ा प्ले करना है। तो वहाँ से फिर मैंने सिर्फ क्रिकेट पे ही फोकस किया, बाकी गेम मैं खेलती थी, पर मैंने फिर उनको साइड में करके मैंने सोचा नहीं, मैं क्रिकेट में ही आगे बढ़ूँगी। अच्छा, अगर मैं फैमिली की बात करूं तो वो बैकबोन होता है, क्योंकि हर किसी के लिए अगर फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रेशर रिलीज हो जाता है, फ्री माइंड होके खेल सकते हो। तो आपके साथ कैसा रहा, फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, या जो आपके जानने वाले थे उनका सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली में मेरे फादर नहीं थे, मदर थी और मेरी एक सिस्टर थी। तो स्पोर्ट्स मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है फैमिली का स्पोर्ट्स का। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मतलब थोड़ा सा डेमोलाइज किया कुछ रिलेटिव्स ने या कुछ आसपास के लोगों ने मदर को कि गर्ल है उसको पढ़ाओ और खेल में क्या रखा, क्योंकि उस समय पे लोगों को सच में नहीं पता था कि खेल से क्या क्या मिल सकता है, कि जॉब भी मिल सकती है इतना। तो मेरी मदर ने कहा अगर वो खेलना चाहती है तो खेलने देते हैं, पढ़ाई अपनी जगह पे है। तो मदर ने सपोर्ट किया और जितना उनसे बन पड़ सकता था वो मेरे लिए करती थी, और उनकी जो उनके निर्देश थे उसके अगेंस्ट में कभी नहीं गई। अगर उन्होंने बोला आपको 7 बजे घर आना है तो मैं 7 बजे घर आ जाती थी प्रैक्टिस से। तो वो कहीं तक था कि अगर वो मेरे लिए सपोर्टिव थी तो मैं उनकी बात भी मानती थी, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया काफ़ी, और लोगों की बातों को दरकिनार करते हुए सपोर्ट करते करते जब हाँ एक टाइम जब आया कि जब सिलेक्शन होने लगे, पेपर में नाम आने लगे, उस समय पेपर में नाम आना भी बहुत बड़ी बात थी। फिर थोड़ा सा मदर को लगा कि नहीं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, कुछ लोगों ने भी सपोर्ट किया, जैसे कि मेरी मदर जहाँ पे अपॉइंट थी वहाँ पे और भी उनके सीनियर्स से, उन्होंने कहा नहीं नहीं खेलने दो, अगर अच्छा खेल रही है तो उसको आगे बढ़ाओ। तो काफ़ी लोगों का सपोर्ट है इस तरीके से मेरे साथ। अच्छा, एजुकेशन को लेकर क्योंकि स्पोर्ट्समैन के साथ ये चीज़ें जुड़ी होती हैं कि स्पोर्ट्समैन पढ़ते नहीं हैं, तो एजुकेशन को लेकर आप कैसी थी और कैसे मार्क्स आते थे आपके एग्जाम? अगर अच्छा खिलाड़ी बनना है तो आपको ना अपना 100% खेल में देना है। तो मैं एवरेज स्टूडेंट थी, एवरेज इन द सेंस कि बहुत बुरे नहीं, बहुत अच्छे नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे कि हाँ वो मार्कशीट देखने लायक होंगे। तो इतना करके चलते थे कि एग्ज़ाम टाइम पे हाँ 8-10 दिन प्रैक्टिस स्किप कर दी या गए, एक टाइम गए ऐसे करके। लेकिन वो भी एक ज़रूरी है कि आपको एक एटलीस्ट एक छोटी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो पढ़ाई भी है एवरेज। अगर आप खिलाड़ी अच्छे हो तो मतलब पेरेंट्स को, अगर जो भी ये देख रहा है, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि पूरा डेडिकेट वो रहे स्पोर्ट्स में, तो आप उससे फिर मतलब फर्स्ट क्लास की उम्मीद मत करिए, क्योंकि एक ही जगह वो अपना 100% दे सकता है। तो खिलाड़ी अगर है वो अच्छा, तो एवरेज स्टूडेंट होगा तो भी चलता है। अच्छा, मैंने एक किस्सा सुना था विराट कोहली को लेकर कि शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट था, रणजी ट्रॉफी मैच चल रहा था और मैच के दौरान ही उनको पता चला कि उनके फादर की डेथ हो गई। इसी तरीके का जुड़ा हुआ किस्सा आपके साथ भी है, जो जानकारी है कि शायद 2003-4 में ऐसा कुछ हुआ, तो क्या था वो कहानी? क्योंकि उस वक्त मेरे ख्याल से क्रिकेट आपकी बहुत अच्छी चल रही थी। उस समय मेरा क्रिकेट पीक पे चल रहा था। 2003 फरवरी की बात है। मैं केडी सिंह स्टेडियम में सीनियर नेशनल कैंप में थी वीमेंस, और लास्ट डे ऑफ द कैंप हमारी टीम अनाउंस ही होने वाली थी। चूँकि तब मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, तो हमारे किसी के थ्रू मैसेज आया मेरी मदर की डेथ का, और मुझे वो कन्वे किया गया। मतलब एकदम से नहीं आप बता सकते किसी को कि आपकी मदर की डेथ हो गई है, तो कि जस्ट कि मदर का एक्सीडेंट हो गया और आपको वापस जाना होगा वहाँ से। तो मैं आई और उसके बाद से तो मेरी दुनिया ही बदल गई, क्योंकि एक मदर ही थी। तो उनके ना रहने के बाद फिर काफ़ी चीज़ें लाइफ में सेटल्ड करनी पड़ी, क्योंकि मतलब जो बच्चे का फोकस होता है वो खेल पे ही होता है, घर की सारी जिम्मेदारियां अलग होती है। लेकिन मेरे साथ दोनों चीज़ें थी, घर की जिम्मेदारी, मेरा खुद का मतलब भरण पोषण जिसको बोलते हैं वो, और बाकी चीज़ें। तो वो सब करते करते फिर थोड़ा सा क्रिकेट डिस्टर्ब हुआ बीच में, और फिर खेलते रहे, बट फिर वो वहाँ लीग से थोड़ा हट गए, थोड़ा माइंड सेटअप नहीं रहा। फिर वो धीरे धीरे मेरा क्रिकेट कम होता चला गया उस दिन से।
अच्छा, बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं, अगर मैं कुछ नाम भी लूँ तो गलत नहीं होगा कि एज ए क्रिकेटर वो बहुत अच्छे रहे, फिर उसके बाद उन्होंने क्रिकेट को स्किप कर दिया, ख़त्म कर दिया, वो क्रिकेट से दूर हो गए। लेकिन आपने वैसा नहीं किया, आप क्रिकेट से हमेशा टच में बने रहे। और क्या क्या चीज़ें, मतलब जब आपने क्रिकेट छोड़ा, मतलब एक तरीके से बोले आपने संन्यास ले लिया क्रिकेट से, तो उसके बाद क्या माइंड में आया कि यार क्या करना है, ये करना है, या किसकी तरीके से एक्चुअली जब मैंने क्रिकेट छोड़ा तो क्रिकेट छोड़ने के बाद मैं सिर्फ जॉब में थी और मेरी शादी हो गई। और शादी होने के बाद फिर मेरा सिर्फ एक सिंपल वे, मैंने सोचा कि नहीं, शादी हो गई है, घर देखना है, बच्ची मेरी छोटी थी और मुझे सिर्फ जॉब, घर और अपना सब कुछ। बट रिसेंटली क्या हुआ कि मेरे साथ की जो भी क्रिकेटर्स लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, तो मुझे लोग जो जानते थे उनमें से मुझे कोई ऐसे ऑफिशियल्स मिले, उन्होंने मेरे को बोला कि आप इतने अच्छे क्रिकेटर थे और आपके साथ की लड़कियां आज सिलेक्टर है, कोचेस हैं, तो क्यों आपने बंद कर दिया, आप भी आ सकते हो। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मतलब अभी नहीं, मुझे कुछ अलग सा करना है, मैं कुछ अलग करूँगी। तो जब हम क्रिकेट खेलते थे तो उस समय भी कमेंट्री ऐसी होती थी, मतलब वैसी कोई कमेंट्री नहीं होती थी टीवी वी पे, तो नेशनल्स में भी वैसी कमेंट्री होती थी माइक्स पे, तो मुझे कमेंट्री का शौक था, तो मैं समटाइम्स कमेंट्री करती थी, तो बहुत लोगों ने सुनी हुई थी, तो अच्छा बोलती थी मैं। तो मुझे किसी ने कहा कि अब तो विमेंस में जैसे अंजुम चोपड़ा, उन्होंने कमेंट्री शुरू की, तो ये हुआ कि आप भी कमेंट्री करो। तो मैंने कहा प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा चाहिए, बिकॉज चूँकि अब शादी हो चुकी है, किसी छोटे प्लेटफॉर्म पे हम नहीं कर सकते हैं, घर अलाउड नहीं करेगा, मुझे कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं सोचूंगी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपना सीवी मुझे सेंड करो, तो मैंने ठीक है उनको अपना सीवी सेंड कर दिया। और मतलब भाग्य था और भगवान की कुछ कृपा थी कि मेरा वो सीवी दूरदर्शन तक पहुंच गया। दूरदर्शन में पहुंचने के बाद जो वहाँ के एडिटर थे, तो उन्होंने मुझे मतलब कॉल किया कि आप आओ। मैं वहाँ पर गई, क्योंकि एज कमेंटेटर आप जिस स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री कर रहे हो उसकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझसे काफ़ी कुछ पूछा, तो उन्होंने कहा क्रिकेट तो कम कवरेज होता है बट और भी स्पोर्ट्स कवरेज होते हैं डीडी में, क्योंकि मेरा 5-6 गेमों में और भी नेशनल्स हैं, तो मुझे काफ़ी गेम्स की नॉलेज थी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो उनको लगा कि कैमरा फेसिंग में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि लाइव इतनी जल्दी आपको नहीं दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को एक सबसे पहला क्विज शो ऑफ़र किया, एक क्विज शो मैंने किया एज एंकर। फिर उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्डेड मैचेस किए, फिर मैंने सबसे पहला लाइव किया हॉकी का, हॉकी लाइव किया, फिर एशियन गेम्स किया, फिर इस तरह से मैं कई लाइव बैडमिंटन किए। फिर मैं एज ए कमेंटेटर जब थोड़ा सा अच्छा होने लगा तो कॉन्फिडेंस आया कि इतने सालों बाद फिर से मैंने अपने स्पोर्ट्स की फील्ड में पैर रखा है। फिर लास्टली मैंने एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ किया राजू शुक्ला सर का, स्पोर्ट्स इंटरव्यू, राजू शुक्ला सर का स्पोर्ट्स इंटरव्यू किया। उस पर मेरा वीमेंस क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फोकस था, तो सर सेज मी कि आप, तो मैंने सर को बुलाया कि हाँ मैं क्रिकेटर थी ये वो। तो फिर चूँकि वहाँ पे और भी मेरी महिलाएं, जो क्योंकि वहाँ पे एक प्रोग्राम था तो 7.5 की लड़कियाँ आई हुई थी, तो फिर मुझे भी लगा कि मुझे भी अप्लाई करना चाहिए कि मेरे अंदर अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, मैंने इतना खेला हुआ है। तो फिर मैंने भी मेल से अपना सीवी अप्लाई किया और फिर एज सेलेक्टर मुझे पोजीशन मिला। और उसके बाद फिर मैं यूपी में सिलेक्टर रही और मेरा काम भी अच्छा रहा, क्योंकि मैं सिलेक्टर रही, मेरी 19 टीम चैम्पियन भी हुई यूपी में भी, और काफ़ी लड़कियां सिलेक्ट हुई जो कि चैलेंजर खेली और काफ़ी अच्छी जगह पे। तो फिर वहीं से फिर मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर एज क्रिकेटर मैं इंडिया नहीं खेल पाई हूँ, लेकिन मैं अपनी सिलेक्ट की लड़कियों को इंडिया खिलाऊंगी, तो वो फिर पैशन बन गया एक। जो मेरे पास है वो देना है। बिल्कुल, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहला पहलू जो होता है कि आप कैसा संघर्ष कर रहे हैं, क्या हासिल कर पाते हैं अपने जीवन में, और दूसरा ये होता है कि आप फिर उसको रिटर्न कैसे करते हैं, वापस कैसे करते हैं किसी दूसरे को। तो वही काम जो है अलका जी कर रही हैं। एज ए क्रिकेटर बहुत मतलब संघर्ष किया, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया, अब कमेंटेटरी भी करती हैं, सेलेक्टर भी हैं, और आगे भविष्य में और भी उनके प्लान हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, बात करेंगे अभी और भी टाइम बात करेंगे, लेकिन MS धोनी की जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो क्या कहते हैं उसे, इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है जो उनकी, वहाँ की सीनियर हेड कोच भी रही हैं, तो वहाँ कैसे पहुँचना हो गया आपका? एक्चुअली जब एक क्रिकेटर जो होता है वो अपनी चीज़ों को बांट सकता है एज ए कोच, सिलेक्शन में तो एक अलग ही बात है, और एज ए कोच भी। तो मैंने ऐसे ही मैं देखती रहती थी कि मेरे माइंड में एक दिन आया कि वीमेंस के लिए कोई अच्छे कोचेज़ नहीं होते हैं, क्योंकि वीमेंस को कम
कोचिंग कोर्सेज मिलते हैं। और तो मुझे दुबई के बारे में पता चला, आईसीसी एकेडमी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो मैंने वहाँ से पता किया कि वहाँ से भी कोचिंग कोर्सेज होते हैं, कई मेंस ने किए हुए हैं। मेरी उनसे बात हुई तो मैंने पूछा प्रोसेस एंड ऑल, तो उसमें ये वो अपना सीवी आपको फॉरवर्ड करना है, फिर वहाँ से आपको मेल आएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो मैंने अपने सीवी फॉरवर्ड किए और वहाँ से मुझे जवाब भी आया कि हाँ मतलब यू आर एप्लीकेबल। और उसमें चूँकि दूसरी कंट्री का है तो पैसे भी काफ़ी लगते हैं, चूँकि ट्रैवल करना पड़ता है, आपको फ़ीस भरनी पड़ती है। तो मैंने सोचा अगर मैं ये कोर्स कर लेती हूँ तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ दे सकती हूँ गर्ल्स को, क्योंकि एक मुझे एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट सीखने को मिलेगा। और क्योंकि अब क्रिकेट अपडेट हो चुका है, मेरे टाइम के क्रिकेट और अब के क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो अपडेशन चाहिए मुझे। तो मैं वहाँ से कोर्स करके आई, उसके बाद जब कोर्स करके आई तो मुझे बहुत उतावलापन हो रहा था कि अब मैं इसको बच्चों को सिखाऊं, हम अपना पराया ना देखें। तो मुझे शायद उत्तराखंड में ये चीज़ मिली, क्योंकि मैं यूपी से गई हुई थी और उत्तराखंड में ना ही मुझे कोई जानता है, ना ही हमारे साथी सिलेक्टर भी सब बाहर के हैं। तो बाहर के सिलेक्टर्स होने से हम लोग का फोकस सारा क्रिकेट पे। वैसे भी यूपी में भी ऐसा है और यूपी में भी फेयर सिलेक्शंस होते हैं और मैं रही हूँ, अच्छी टीमें भी बनी हैं, लड़कियाँ भी खेली हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिलेक्शन अगर अच्छे होंगे तो टीम को डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, बहुत बड़ी स्टेट है, अगर क्या ये नहीं हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि यूपी हो गया या एमपी बड़ी स्टेट है, जो भी हैं, तो यहाँ पर 3-4 टीमें अगर कर दी, क्योंकि टैलेंट बहुत है और उसमें होता क्या है, सिलेक्शन 15 का होना है और टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नीचे की तरफ वो होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। क्योंकि क्रिकेट को लेकर मैंने सुना है कि पैशन बिल्कुल अलग तरीके, सारी चीज़ का अलग है लेकिन क्रिकेट का पैशन बहुत अलग है। ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है। जैसे कि हम देखते हैं गुजरात में उनकी 3 एसोसिएशंस है, सौराष्ट्र है, वडोदरा है, गुजरात है। तो यूपी तो वहाँ से भी बड़ा है, तो यूपी में एटलीस्ट 3 एसोसिएशन होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे यूपी में बहुत टैलेंट है। तो उत्तर प्रदेश में इतना टैलेंट है और एक चूँकि सेलेक्टर्स की भी अपनी सीमाएँ हैं कि उनको भाई 15 की टीम देनी है या 30 का ही कैंप लगाना है, जो बीसीसीआई के नॉर्म्स है। तो मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा बच्चे हैं तो, और स्टेट भी बड़ा है, तो यूपी में होनी चाहिए ऑल स्टेट्स और बाकी। अच्छा, हर कहानी में, वो किसी की भी कहानी हो, ब्लेम करने वाले लोग या ये कहें उंगली उठाने वाले लोग, ऐसे कैरेक्टर ज़रूर होते हैं। आपको ऐसे कैरेक्टर कहाँ कहाँ मिले और क्या क्या आपको मतलब एक वुमेन्स के नाते, वुमेन होने के नाते मतलब वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी, उसे करना पड़ा, तो कैसा लगता था, क्या माइंडसेट था, किस तरह प्रिपेयर किया? क्योंकि माइंड को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सारा सिस्टम देखा जाए तो वर्किंग यहीं से है। माइंडसेट आपका अपना माइंडसेट होना चाहिए, बिकॉज देखिए, आप अच्छा करोगे तो भी आपको लोग डमलाइज करेंगे, आप बुरा करोगे तो भी डमलाइज करेंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि लोग शायद मेरी बुराई ना करते हों या मुझे पसंद ना करते हो, कुछ लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, कुछ लोग हैं मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो मैं अपने काम को करती हूँ, मैं फोकस करती हूँ अपने काम पे, और अगर वो मुझे पसंद है मैं वो करती हूँ, जो सही है वो करती हूँ, मैं लोगों की परवाह नहीं, क्योंकि अगर लोगों की परवाह करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अलका सिंह, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स भी हैं जो आपके इस इंटरव्यू को देखेंगी, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, किस तरीके से गेम को आगे बढ़ाना है और जो एक सामाजिक रोक लगती है उसको किस तरह हैंडल करना है, 2 लाइनों में? मुझे बस इतना कहना है कि सबसे पहले जो गर्ल्स हैं वो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी परेशान ना करें, क्योंकि होता है कभी कभी कि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो खेलें या बाहर जाएं, लेकिन वो कुछ बच्चे उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, मिसयूज़ करते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप मिसयूज़ मत करिए। अगर आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर भरोसा किया है, आपको बाहर लेके आ रहे हैं, खेलने की छूट दे रहे हैं, आप क्रिकेट ही खेलिए। अगर आपको नहीं खेलना है, आप साफ साफ बोल दो मुझे नहीं खेलना है। आप टाइम पास मत करिए, टाइम ख़राब मत करिए, क्योंकि क्रिकेट में बहुत करियर है। आप खेलते हैं तो अच्छा खेलिए और अच्छा करिए, और अपने पेरेंट्स का विश्वास हमेशा बना के रखिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसका आंसर बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं। क्योंकि अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो सुपरस्टार खिलाड़ी हैं वो, लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो शायद पीक टाइम नहीं चल रहा है उनका, और बहुत सारे ब्लेम करने वाले हैं कि अब एज हो रही है, गेम ख़त्म है, बाहर कर दो। यहाँ तक कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी उन पे अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे उनके सपोर्ट में भी आए हैं। अलका सिंह का क्या सोचना है एज एन क्रिकेटर?
एज एन क्रिकेटर मुझे यही कहना है कि हमेशा आप कभी भी कोई गाड़ी खरीद कर लाते हो तो जैसी वो नहीं चलती है वो हमेशा 10 साल के बाद भी वैसी नहीं चल सकती है। तो वो इंसान है, मशीन नहीं है। अगर वो अभी रन नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने उन्हें अच्छे में एक्सेप्ट किया है तो बुरे में भी एक्सेप्ट करेंगे। हम उनसे हमेशा 100 और 50 की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो बी आ क्रिकेटर, बस मैं इतना कहना चाहूँगी, किसी भी खिलाड़ी के खेल पे उंगली उठाना गलत बात है। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं और इंडिया को बहुत बड़े बड़े तमगे दिए हैं, इसलिए उनकी इस तरह की सोच रखना नहीं चाहिए उनके प्रति। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए। आप सिर्फ उत्तराखंड, यूपी की नहीं, इंडिया की सिलेक्शन टीम का हिस्सा बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको सुनकर अच्छा लगा होगा, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट अब आज जिस हाइट पर है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान अलका सिंह जी और भी सारी क्रिकेटर्स का है, अलका जी का है। और क्रिकेट का फ्यूचर जो है वुमेन्स को लेकर अच्छा है, लेकिन जो सलाह दी है, जो लड़कियां क्रिकेट खेलना चाहती हैं, अपने फैमिली को लेकर जो सलाह दी है, समाज को लेकर दी है, क्योंकि ये सिर्फ 2-4 दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, लंबा क्रिकेट खेला है और सारे कोचिंग सेंटर्स में सारे सर्टिफिकेट्स कलेक्ट किए हैं, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये भी बताया है, और आज सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं अलका जी। अभी बहुत दूर तक जाना है और सपना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स जो हैं क्रिकेट खेलें, और उनमें से अगर उनके माध्यम से कोई भी महिला क्रिकेटर अगर इंडिया का सफ़र तय करती है तो शायद यही उनके लिए प्राउड की बात होगी। तो जाहिर सी बात है, वुमेन्स अब जो है कमज़ोर नहीं है, बहुत मजबूत है। और 2014 के बाद से तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। तो अब हमें भी जो है अपने विचार बदलने चाहिए और खुलकर सपोर्ट करना चाहिए ऐसी महिलाओं का कि वो आगे बढ़ सके, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो एक अच्छे समाज की और एक फैमिली की, अच्छी फैमिली की ज़रूरत है जो उन्हें आगे बढ़ने में सपोर्ट करे। आई होप अगली बार फिर हम मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ और उनके साथ भी उनके संघर्ष की कहानी उनकी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर संघर्ष कैसा रहा। लेकिन अभी मूवी लगी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, शाबाश मीतू, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े संघर्ष की कहानी है और कहा जाए तो सुपरस्टार महिला खिलाड़ी कहूंगा मैं मिताली राज को। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। दोबारा फिर जल्द मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ अजीत ठाकुर, शाश्वत टाइम्स।